ठीक है, पढ़ लो फिर। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, गुप्त साम्राज्य उदय एवं विकास, BHIC 132। देखो, गुप्त साम्राज्य एवं इसके उदय एवं विकास में अपन देखेंगे, सबसे पहले तो यह समझने की आवश्यकता है कि जब भारत में उत्तर मौर्य काल का पतन हुआ, ठीक है, उत्तर मौर्य काल का पतन, उत्तर मौर्य काल का पतन, ठीक है, तो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दो शक्तियां उभर के आई। जब उत्तर मौर्य काल का पतन हुआ, पतन का मतलब गिरावट, उत्तर मौर्य काल जब खत्म हो रहा था, ठीक है, यहाँ के जो राजा थे मतलब उनकी शक्तियां कम हो रही थी, तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में दो वंश उभर के आए। उत्तर भारत में कौन सा आया था? नॉर्थन इंडिया में उत्तर भारत में आया था कुषाण, ठीक है, और दक्कन भारत में सातवाहन, दक्कन भारत में सातवाहन उभर के आए। सातवाहन के राजा के नाम एक दो पता होंगे, जैसे कि सप्तकर्णी, ये सब, ठीक है। तो उत्तर मौर्य काल का जब भारत में पतन हो रहा था, ये बात चल रही है तीसरी शताब्दी की, ठीक है। तो उत्तर भारत में कुषाण और दक्कन भारत में सातवाहनों का उद्भव हो रहा था, ठीक है। और देखो, ये जो कुषाण थे, ठीक है, कुषाण थे, ये इन्होंने उत्तर भारत में अपनी शक्तियों को बढ़ाना चालू किया। लेकिन दोस्तों फिलहाल समानांतर में ही एक और कहानी चल रही थी। ईरान की बात करते हैं। ईरान में एक राज्य था, उस राज्य का नाम क्या था? सैसेनियन राज्य, सैसेनियन राज्य, ठीक है। इसके जो राजा थे काफी ताकतवर थे, और इतने ताकतवर थे कि इनका जो प्रभाव है वो सिंधु नदी जहां पर बहती है, भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में बहती है सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु व अन्य क्षेत्रों पर ससेनियन राज्यों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, ठीक है। ससेनियन राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो गया सिंधु व अन्य क्षेत्रों पर, ठीक है। अब देखो, जो भारत में कुषाण वंश अपनी शक्ति बढ़ाना चाह रहे थे भारत के उत्तरी भाग में, ठीक है, तो कुषाण भी इनके सामने टिक नहीं पाए, और कुछ समय बाद में कुषाणों के जो राजा थे, कुषाण वंश के जो राजा थे, वो ससेनियन राज्य के कठपुतली बन के रह गए, क्योंकि ससेनियन राज्य वो लगातार बढ़ता जा रहा था, ठीक है, भारत के उत्तरी भाग की तरफ। और भारत के उत्तरी भाग में कौन सी शक्ति उपस्थित थी? कुषाण। तो कुषाण भी कठपुतली बन गए थे ससेनियन राज्य की। देखो, और अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, तो सातवाहनों की भी शक्ति कमजोर होती चली जाती है, और कुषाणों की भी शक्ति कमजोर होती चली जाती है, ठीक है। अब देखिए, आप देखो, गुप्तों का जो प्रादुर्भाव माना जाता है, यानी कि गुप्त वंश के राजाओं ने भारत पर कब शासन करना स्टार्ट प्रारंभ किया था? चौथी सदी में, ठीक है, चौथी सदी में। अब देखो, इस टाइम पर दोस्तों कुछ कुछ राजा बच गए थे, मतलब जो अयोग्य राजा थे, कुषाणों के जो अंतिम राजा थे वो अभी भी राज कर रहे थे, उनकी शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन कुषाणों के जो अयोग्य राजा थे, ठीक है, वो अभी भी शासन कर रहे थे। तो अपन क्या कह सकते हैं? पंजाब, पंजाब अफगानिस्तान, पंजाब अफगानिस्तान और कश्मीर में यहाँ पर सिक्के मिले हैं, इन तीनों क्षेत्रों में सिक्के मिले हैं, ठीक है, सोने के सिक्के। और दोस्तों उन सिक्कों से हमें पता चलता है कि गुप्त राजा गुप्त राजा जब भारत पर शासन कर रहे थे, तब उनके समकालीन कौन थे? कुषाणों के अंतिम राजा, कुषाणों के अंतिम राजा। तो जो अंतिम राजा थे कुषाणों के, वो अयोग्य थे, लेकिन फिर भी वो अपने इलाकों पर शासन कर रहे थे, और इस टाइम पर गुप्त राजा है, उन्होंने अपनी शक्ति को भारत में बढ़ाना चालू कर दिया था। ये टाइम चल रहा है चौथी सदी का भारत में, ठीक है। देखो, गुप्त साम्राज्य में बहुत महानतम राजा हुए हैं, ठीक है, जैसे कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक राजा था गुप्तों का, ठीक है। समुद्रगुप्त इतना ताकतवर था कि इसने नाग जाति के जो नागा थे, ठीक है, इसने नागाओं को हरा दिया था, नागाओं को हरा दिया था। और ये नाग जाति के जो राजा थे वो कहाँ पर शासन करते थे? मथुरा के आसपास, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ कबीले भी भारत पर शासन कर रहे थे, ठीक है, अपने क्षेत्रों में।
जैसे कि पंजाब में एक कबीला था जिसका नाम क्या था, मुद्रस। ये ध्यान में रखना, पंजाब का एक कबीला मुद्रस था, ठीक है। और एक योधे नाम से और कबीला था। तो समुद्रगुप्त बहुत प्रभावशाली और ताकतवर राजा था। इसने नाग जाति के राजाओं को भी हराया, ठीक है। और पंजाब में मुद्रस कबीला इसको भी हरा दिया। और एक और कबीला था भारत में, योधे कबीला, इसको भी हरा दिया था समुद्रगुप्त ने, ठीक है। अब देखो पश्चिम और मध्य भारत में क्या चल रहा था वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पश्चिम एवं मध्य भारत में, यानी कि महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों की बात की जा रही है यहाँ पे। चौथी सदी में क्या चल रहा था यहाँ पर दोस्तों, एक यहाँ पर भी शक्ति काम कर रही थी जिसका नाम था क्षत्रप। क्षत्रप वंश के जो राजा थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे पश्चिम और मध्य भारत में। एक राजा हुआ है क्षत्रप वंश का, रुद्रदमन। और रुद्रदमन ने 304 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। और मैं बात करूं क्षत्रप वंश की जो राजधानी थी, इनका जो केंद्र था वो महाराष्ट्र था, ठीक है। गुप्तों के ही टाइम की बात है। और दोस्तों क्षत्रप शासन रुद्रदमन को भी हरा दिया था समुद्रगुप्त ने। इसके अलावा दोस्तों एक और शक्ति थी, वो भी आपको याद रखनी है, वाकाटक। ठीक है, ये भी पश्चिम और मध्य भारत में शासन कर रहे थे लोग। तो वाकाटक राजाओं के साथ में गुप्त राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। वैवाहिक संबंध स्थापित करने से वाकाटक वंश के जो संबंध है वो गुप्तों के साथ में अच्छे हो गए थे। तो क्षत्रप वंश और वाकाटक वंश ध्यान रखेंगे, पश्चिम और मध्य भारत में शक्तियां थी चौथी सदी की, ठीक है। तो याद हो गया। अब देखो थोड़ा मैं दक्कन और दक्षिण भारत में क्या चल रहा था उस टाइम पर उसकी चर्चा कर लेते हैं। दक्कन एवं दक्षिण भारत, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखो मैंने आपको बताया था कि चौथी सदी तक आते आते उत्तर भारत में कुषाणों की शक्ति कम हो गई। और इसके अलावा दक्कन भारत में जो सातवाहनों का शासन था, ठीक है, इसका अंत हो रहा था चौथी सदी में। तो देखो सातवाहनों के अंत के साथ में सातवाहनों के अंत के साथ में दक्षिण भारत में कई राजतंत्रीय परिवारों का उदय हुआ, यानी कि उनके पास में सेनाएं भी थी और पैसा भी था। कई राजतंत्रीय परिवार उभर के सामने आए जब दक्षिण भारत में सातवाहनों की शक्ति कमजोर हो गई। देखो किसी राजवंश की शक्ति कमजोर होती है तो उसको प्रतिस्थापित करने के लिए कोई ना कोई नया राजवंश हमेशा उभर के सामने आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आंध्र प्रदेश का जो इलाका था ना, वहां पर कौन सी शक्ति उभर के आई, इक्ष्वाकु। ध्यान रखना है इक्ष्वाकु वंश कहां का था, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और कर्नाटक में बात करें अपन, कर्नाटक में आपको दोस्तों एक शाही परिवार या फिर राजतंत्री परिवार था जिसका नाम था कदम्ब वंश। कहां का था, कर्नाटक का था, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना मौर्य शर्मन के द्वारा की गई थी। मौर्य शर्मन एक राजा था कदम्बों का, तो इसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब देखो तालगुंडा जो शिलालेख है, ठीक है, मौर्य शर्मन का एक शिलालेख मिलता है तालगुंडा, ठीक है। तालगुंडा शिलालेख क्या होता है, पत्थर पर खुदाई करके कुछ कुछ लिखा जाता है, उसको शिलालेख कहते हैं, ठीक है। उससे काफी सारी सूचनाएं प्राप्त होती है और इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। तो मौर्य शर्मन का तालगुंडा लेख हमें यह बताता है कि कर्नाटक में एक कदम्ब शाही परिवार था और इसकी स्थापना मौर्य शर्मन के द्वारा की गई थी। और देखो पल्लव वंश, आपने नाम सुना होगा पल्लव वंश। तो ये भी दोस्तों गुप्त वंश के राजा जब शासन कर रहे थे तब इनका भी शासन चल रहा था। इन्होंने भारत पर 9वीं सदी तक अपना शासन किया था। और पल्लवों की जो राजधानी थी वो आपको पता ही है, कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, ठीक है। और पल्लवों का जो सेंटर था, मतलब कहां पर रहते थे ये, तमिलनाडु में इनका केंद्र था पल्लवों का, ठीक है। अब देखो जो अंतिम पल्लव राजा था जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था विश्वमगुप्त। पल्लवों का अंतिम राजा विश्वमगुप्त नाम था उसका, ठीक है, पल्लवों का अंतिम राजा।
तो इसको भी समुद्रगुप्त ने हराया था। समुद्रगुप्त दोस्तों काफी ताकतवर राजा था, इसकी सेना और इसका प्रशासन, ठीक है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। तो पल्लव किंग, ठीक है, पल्लव किंग, अंतिम पल्लव किंग था ये विश्वमगुप्त, इसको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। अब देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं गुप्तों के प्रादुर्भाव, ठीक है, गुप्तों के प्रादुर्भाव को अपन पढ़ लेते। अब देखो गुप्तों का प्रादुर्भाव यानी कि दोस्तों गुप्तों के बारे में और अच्छी अच्छी डिटेल्स है वो हम जानते हैं। गुप्तों का प्रादुर्भाव, गुप्तों का प्रादुर्भाव याद रखना आपको कि इतिहास में इतिहासकारों के द्वारा काफी मत दिए गए कि गुप्त कहाँ से आए थे, ठीक है। तो सारे ही बहस करने के बाद में मतलब एक डिसीजन भी पहुंचे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से इनका प्रादुर्भाव यानी कि इनका जन्म हुआ था, ठीक है, गुप्तों का। और हमें ये बात किससे पता चलती है, इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है, इलाहाबाद जिसको आज प्रयागराज भी कहते हैं, यूपी का एक जिला है, इलाहाबाद स्तंभ लेख, ठीक है। इससे जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्तों का जो प्रादुर्भाव वो पूरी यूपी से हुआ है। और दोस्तों गुप्त थे वो भी किसी ना किसी राजा के यहाँ पर काम करते थे तो पहले तो महाराज थे, ठीक है, महाराज का मतलब अपने इलाकों पर स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। लेकिन जैसे ही वो स्वतंत्र हो गए तो महाराज बन गए, ठीक है, महाराजा धीराज, पहले महाराज फिर महाराजा धीराज। देखो उपाधियां भी काफी काफी कुछ पता चलता है टाइटल से। किसी राजा के नाम के अगर पीछे महाराज लगाए तो वो किसी बड़े राजा के अधीन आया करता था। अगर वो महाराजा धीराज की उपाधि ले लेता है तो इसका मतलब है कि वो एक स्वतंत्र राजा है, किसी को भेंट नजराना नहीं देता है, वो एक ताकतवर राजा है। तो दोस्तों चौथी सदी तक के अंत के चौथी सदी के अंत तक चौथी सदी के अंत तक गुप्त वो स्वतंत्र हो गए, ठीक है, स्वतंत्र हो गए, ठीक है। अब देखो पहला राजा कौन था ये आपको कुछ डिटेल याद रखनी है। पहला राजा गुप्तों का वो था श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद में कौन राजा हुआ है, घटोत्कच, घटोत्कच, ठीक है। देखो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, गुप्त वंश की। लेकिन दोस्तों श्रीगुप्त अपने नाम के पीछे महाराज लगाता था, घटोत्कच भी महाराज लगाता था, क्योंकि ये किसी बड़े राजा के अधीन आते रहे होंगे, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम, ये राजा बना है गुप्तों का, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों इसकी उपाधि हमें क्या मिलती है वो देखो आप, महाराजा धीराज। इसका मतलब क्या हुआ बताओ मुझे, स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा है, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि ले ली है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, इसका मतलब किसी राजा के अधीन नहीं आता है ये, ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने दोस्तों मगध यानी कि जो बिहार वाला इलाका है मगध, ठीक है, वहां पर कौन सा वंश शासन कर रहा था चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय, लिच्छवी वंश। लिच्छवी वंश के साथ में दोस्तों वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी कि लिच्छवी वंश की जो राजकुमारियां थी, ठीक है, जैसे कि रानी कुमार देवी, उसके साथ में शादी कर ली थी, ठीक है। रानी कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, तो इसके साथ में शादी कर ली थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है। वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे गुप्त वंश के राजाओं ने लिच्छवी वंश के राजाओं के साथ में। अब देखो कौन कौन से ऐसे इलाके थे जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जीते थे, यूपी, बिहार, यूपी, बिहार और बंगाल, ये इलाके चंद्रगुप्त प्रथम ने जीते थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना, भारत में गुप्त संवत की स्थापना कब मानी जाती है, 319 ईस्वी और 320 ईस्वी से भारत में एक नया वर्ष प्रारंभ हुआ, क्योंकि काफी सारे इलाके जीत चुके थे, तो राजा क्या करते थे उस साल को एक नया वर्ष मानते थे। नया वर्ष स्टार्ट हो गया और भारत में गुप्त संवत, आपने नाम सुना होगा, विक्रम संवत, गुप्त संवत, शक संवत, तो ये सब क्या है, एक नया प्रकार का कैलेंडर है, ठीक है। भारत में 319 ईस्वी से गुप्त संवत स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। अब देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो बेटा था समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, उसकी, समुद्रगुप्त एक महान राजा हुआ है
और एग्जाम में इसी पे सवाल पूछे जाते हैं कि समुद्रगुप्त फर्स्ट के विजय अभियान बताओ, कौन कौन से राजाओं को इसने हराया था। ठीक है, यस, भारत का नेपोलियन। तो देखो, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का ये बेटा था समुद्रगुप्त। ठीक है, और दोस्तों जो पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त गुप्तों का राजा बना था, यह हमें कहाँ से पता चलता है दोस्तों? एक प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। किसी राजा की प्रशंसा में जो कुछ लिखा जाता है उसको प्रशस्ति बोलते हैं। तो प्रयागराज से एक प्रयाग प्रशस्ति प्राप्त हुई है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख? एक हरिशेन नामक एक विद्वान था, उसने। ठीक है, 33 पंक्तियों में ये लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिशेन के द्वारा। तो इसमें हरिशेन ने लिखा है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने भावुक होकर और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर गुप्तों की जो, मतलब उसने कहा था कि गुप्तों का जो अगला राजा बनेगा वो समुद्रगुप्त बनेगा, और बहुत ही इमोशनल होकर राज्य अभिषेक हुआ था समुद्रगुप्त का। ठीक है, अब देखो, कई परिवारों के लिए ईर्ष्या का कारण भी बन गया था। ठीक है, देखो कई परिवार वो राजी नहीं थे क्योंकि वो अपने बेटों को बनाना चाहते थे राजा। ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त बैठ गया तो कुछ परिवार खुश थे और कुछ परिवार नाखुश थे। ठीक है, अब देखो समुद्रगुप्त का प्रसार और सुदृढ़ीकरण देखते हैं, यानी कि किस तरह से गुप्त वंश को एक महानतम वंश बना दिया था, वो देखते हैं। प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण। देखो, आक्रामक नीति अपनाई थी दोस्तों, समुद्रगुप्त ने बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी बना रखी थी। ठीक है, कई राजाओं को हरा करके उनके जो इलाके थे वो गुप्त वंश के साम्राज्य में मिला देता था, और कई राजाओं को हरा करके उनसे अब भेंट वगैरह भी लिया करता था राजा समुद्रगुप्त। तो इसने साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रामक नीति अपनाई सब। ठीक है, और राजाओं को पुनः स्थापित किया। ठीक है, राजाओं को पुनः स्थापित किया, इसका क्या मतलब है? यानी कि उन राजाओं को भी हरा दिया था इन्होंने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने, लेकिन उनको स्वतंत्र शासन करने दिया कि भाई जाओ तुम लोग, मतलब मैं ना तो तुम लोगों को मारूंगा ना ही तुम लोगों के इलाके छीनूंगा, तुम लोग स्वतंत्र रूप से शासन करो। ठीक है, कुछ राजाओं से कहा कि तुम लोग स्वतंत्र रूप से शासन करो, लेकिन मुझे समय समय पर आप भेंट अथवा नजराना भेजते रहना। ठीक है, अब देखो, प्रसार और सुदृढ़ीकरण में हमें अभियान लिखने हैं और यही अभियान आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, 20 नंबर का सवाल बनता है, बढ़िया। तो आर्यव्रत में सैनिक मिशन पहला पॉइंट रहेगा इसका, प्रसार और सुदृढ़ीकरण में। आर्यव्रत, आर्यव्रत में सैनिक अभियान, में सैनिक अभियान। ठीक है, अब देखो, आर्यव्रत भारत का कौन सा इलाका था? वो इलाके थे जो कि गंगा नदी के आसपास आया करते थे, वहां पर कई राजा शासन कर रहे थे, जैसे कि एक राजा था अच्युत नाम से। ठीक है, अच्युत नाम से एक राजा था। आर्यव्रत में सैनिक अभियान में हम देखेंगे कि आर्यव्रत वो इलाका है, वो गंगा नदी के आसपास आता था भारत में। वहां पर कई अच्युत एक राजा था, वो कि अहिछत्र नाम की जगह पे शासन कर रहा था। नागसेन नाम का जो राजा वो ग्वालियर पे, कोटा परिवार वो पूरी पंजाब और दिल्ली पर शासन किया करता था। इसके अलावा और भी राजा थे जो कि आर्यव्रत क्षेत्र से संबंधित थे, जैसे कि मतीला, जैसे कि मतीला और चंद्रवर्मा। ठीक है, इसके अलावा बलवर्मा। ठीक है, ये सभी राजा है वो आर्यावर्त के राजा थे, और इनको हरा दिया था समुद्रगुप्त ने, इनको हरा दिया था। हरा करके गंगा घाटी के जो क्षेत्र है वह दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वो समुद्रगुप्त के कंट्रोल में आ गए थे। ठीक है, और इनको हरा करके इनके इलाके पर भी कब्जा कर लिया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अब देखो दक्षिण भारत का जो मिशन है उसको एक बार देख लेते हैं अपन। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजाओं को भी हराया है। ये सवाल 20 नंबर का आता है लगभग हर बार। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में बताएं। देखो फिर से राजाओं के नाम रटा देता हूँ। श्रीगुप्त पहला राजा था, उसके बाद में घटोत्कच, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद में समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त बहुत ही तगड़ा राजा था। दक्षिण भारत के अभियान,
दक्षिण भारत के अभियान समुद्रगुप्त के हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में टोटल 12 राजाओं को हराया था इसने, ठीक है। टोटल 12 राजाओं को हराया था समुद्रगुप्त ने, ठीक है। इसमें कौन कौन से राजा शामिल थे एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि एक राजा था महेंद्र, एक था व्याघ्रराज, ठीक है। एक मंतराज, ठीक है, ये भी दक्षिण भारत का राजा था। और उड़ीसा का एक राजा था महेंद्रगिरी, और इसके अलावा स्वामीगिरी, इस राजा को भी हराया, ठीक है। स्वामीगिरी नहीं था, यह स्वामी दत्ता था, स्वामी दत्ता। इसके अलावा दोस्तों दमन नाम से भी एक राजा था, उसको भी हराया। विष्णु गोप, उनको भी हराया समुद्रगुप्त ने। नीलराज को भी हराया, नीलराज। इसके अलावा हस्तिवर्मन, ठीक है, हस्तिवर्मन को भी हराया। और अग्रसेन, ये भी दक्षिण भारत पर राज कर रहे थे। और इसके अलावा दोस्तों कुबेर नाम का जो राजा था उसको भी हराया। और धनंजय, धनंजय को भी हराया था समुद्रगुप्त ने। तो टोटल 12 राजाओं को हरा दिया था, ठीक है। और 12 राजाओं को हराने के बाद में दोस्तों इनके इलाकों पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। किसने? समुद्रगुप्त ने, राइट। अब देखो तीसरा अभियान है अन्य कबीलों पर, ठीक है, अन्य कबीलों पर, ठीक है। तीसरा विजय अभियान है। देखो कुछ ऐसे कबीले थे जिसके नाम लिख रहा हूं मैं, जैसे कि सामतट, सामतट ये कहाँ का कबीला था? ये बंगाल का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वहां पर शासन करता था एक कबीला। और कामरूप नाम की जगह जो कि असम में आती थी, मैंने आपको पढ़ाया सेकंड ईयर में भी, कामरूप कमाटा नाम से, ये असम की एक जगह थी। इसके अलावा दोस्तों नेपाल, नेपाल, ठीक है। और योद्धे नाम का कबीला भारत में, उसको भी हराया। मदरक, ये मैं आपको बता चुका हूं, पंजाब का एक कबीला था। और अभीर, इनको भी हरा दिया था। लेकिन दोस्तों अंतर था, बहुत ही बढ़िया ये कॉन्सेप्ट सीखने का है। अंतर था, देखो आर्य क्षेत्र के जो राजा थे उनको हरा करके उनके इलाके पर कब्जा कर लिया था और गुप्त वंश में मिला दिया था समुद्रगुप्त ने। लेकिन दोस्तों इनके जो इलाके थे जैसे कि सामतट, कामरूप, नेपाल, योद्धे कबीला, मद्रक कबीला और अभीर कबीला, ठीक है। तो इनको हरा तो दिया था लेकिन इनको छोड़ दिया ना, इनके इलाके को गुप्त वंश में मिलाया था समुद्रगुप्त ने। लेकिन इनसे ये कहा था कि भाई तुम मेरे अधीन रहना, तुम मेरा विद्रोह मत करना, और समय समय पर आप भेंट नजराना या फिर कीमती उपहार मुझे देते रहना, ठीक है। तो इन राजाओं ने क्या किया, अपनी बेटियों की शादी है वो समुद्रगुप्त से करवा दी और कहा कि मतलब हम आपके अधीन हो गए हैं, और सारी बातें मान ली, ठीक है। मतलब जितनी आज्ञा समुद्रगुप्त देता था इनको सारी आज्ञा मानते थे, ठीक है, ये कबीले। ये अंतर था, ठीक है, ये अंतर था, मतलब ये भेंट देते थे, स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, इनके इलाकों को मिलाया नहीं गया था, ये याद रखना। जबकि आर्य क्षेत्र के इलाकों को मिला लिया गया था। अब देखो कुछ और मतलब अंतिम शक्ति बच रही थी उनकी, जैसे कि शकों की। इनके अयोग्य राजा यहाँ पर भारत में अभी भी समुद्रगुप्त के टाइम पर शासन कर रहे थे, ठीक है। शकों के, कुषाणों के जो अंतिम अयोग्य शासक थे। और दोस्तों श्रीलंका राजा थे ना, उन्होंने भी अधीनता स्वीकारी। अब देखो समुद्रगुप्त ने कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। देखो कितने राजाओं को तो हरा चुका है। आर्यव्रत के राजाओं को हरा दिया, अच्युत को हरा दिया, बलवर्मा, चंद्रवर्मा, मतीला, नागसेन, कोटा परिवार को हरा दिया। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हरा चुका है। सामतट को, कामरूप, नेपाल, योद्धे, मद्रक, अभीर, इन राजाओं को भी हरा दिया। और शकों के अंतिम राजा, कुषाणों के अंतिम राजा, और श्रीलंका जिसको आप सिंघल देश भी कहते हो उसके राजाओं को भी हरा दिया। तो देखो इंपॉर्टेंट तो समुद्रगुप्त के अभियान है। और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पूछा जा सकता है 10 नंबर का सवाल यूनिट नंबर 1 से। देखो एक नाटक है, उसका नाम क्या है, देवी चंद्रगुप्तम, और वो किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा है और उस नाटक का नाम है देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है। ये एक नाटक है, विशाख दत्त ने लिखा है। तो इस नाटक में क्या लिखा है?
कि जो चंद्रगुप्त था उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने बड़े भाई जिसका नाम था रामगुप्त, रामगुप्त की हत्या कर दी चंद्रगुप्त सेकंड ने। ऐसा क्यों किया दोस्तों? इसके पीछे बहुत बढ़िया कहानी है। बिल्कुल, विक्रमादित्य कहा जाता है, सकारी विक्रमादित्य इसकी एक टाइटल है। मतलब शकों का विनाशक। शक राजा इनको देखकर ही घबरा जाते थे चंद्रगुप्त सेकंड को। शकों का विनाशक, शकों का संहारक वो चंद्रगुप्त सेकंड ही था। ठीक है, इसलिए विक्रमादित्य की भी उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड को मिली है। ठीक है, शकारी विक्रमादित्य पूरी उपाधि है शकारी विक्रमादित्य। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि इसने अपने बड़े भाई सगे भाई की हत्या क्यों कर दी। देखो, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? ध्रुव देवी। ठीक है, अब देखो रामगुप्त जब शासन कर रहा था समुद्रगुप्त के बाद में, ठीक है, तो शक राजाओं ने उस पर हमला कर दिया था। ठीक है, रामगुप्त ने सोचा कि मैं हार रहा हूं। ठीक है, तो रामगुप्त ने से कहा गया कि तुम्हारे इलाके वापस से दे दिए जाएंगे और तुम्हें मारा नहीं जाएगा। तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को है वो शक राजाओं के अधीन कर दो। ठीक है, तो ये बात पता चल गई चंद्रगुप्त सेकंड को। ठीक है, मतलब अपनी जो भाभी थी ध्रुव देवी, मतलब चंद्रगुप्त ने सोचा कि ये तो बड़ी इंसल्ट की बात होगी, ध्रुव देवी शक राजाओं के अधीन हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड क्या करता है, एक शिविर में मतलब एक कैंप में, ठीक है, एक कैंप में वो भेष बदल के जाता है। ठीक है, किसका भेष बदला उसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने, वो ध्रुव देवी बन गया। ध्रुव देवी बन गया मतलब महिला के कपड़े पहन लिए और शकों के कैंप में चला गया शिविर में। ठीक है, तो वहां पर रामगुप्त भी खड़ा था और शकों के राजा भी खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखो चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को भी हराया वहां पर, काफी लड़ाई की वहां पर, और रामगुप्त से बदला भी निकाला कि अपनी पत्नी यानी कि जो भाभी है उसको आप अधीन कर रहे थे शकों के यहाँ पर। तो रामगुप्त की भी हत्या कर दी। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड में। और ध्रुव देवी यानी कि अपनी जो भाभी थी इनके साथ में शादी कर ली थी। गुप्त सेकंड ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और ध्रुव देवी के साथ में शादी कर ली थी। ठीक है, ये हमें पता कैसे चलता है दोस्तों? एक तो विशाख दत्त ने जो नाटक लिखा है देवी चंद्रगुप्तम, इससे पता चलता है। ठीक है, और एक हर्षचरित नाम का एक काव्य मतलब एक ग्रंथ है हर्षचरित, किसने लिखा था? राजा हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था हर्षचरित्र। किसने लिखा? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने लिखा था ये। ठीक है, तो बाण भट्ट के द्वारा लिखे गए हर्षचरित्र से भी हमें ये कहानी जानने के लिए मिलती है। इसके अलावा दोस्तों काव्य मीमांसा एक ग्रंथ है भारत का प्राचीन ग्रंथ, उससे भी हमें पता चलता है कि रामगुप्त की हत्या कर दी गई थी चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। अब देखो रामगुप्त के बारे में हमें थोड़ी और जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? तांबे के कुछ सिक्के मिले हैं उत्तरी भारत में, तांबे के सिक्के मिले हैं, तो उन सिक्कों पर भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उससे रामगुप्त शासन कर रहा था ऐसा हमें पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म की कुछ मूर्तियां मिली हैं, उनसे हमें रामगुप्त के बारे में पता चलता है। ठीक है, देखो चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया था, मतलब माहौल को देखते हुए उसने अलग अलग जो वंश थे उनसे वैवाहिक संबंध बनाने स्थापित कर दिए। जैसे कि नागों के साथ में, नाग जाति कहां पर शासन कर रही थी? मथुरा के आसपास। तो नागों के साथ में वैवाहिक संबंधों की स्थापना की थी। नागों की एक रानी थी जिसका नाम था कुबेर नाग। कुबेर नाग नागों की एक रानी थी, उससे शादी की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, CHN सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड ने शादी की कुबेर नाग के साथ में। और दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने वाकाटक राजाओं के साथ में अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या किया? अपनी बेटी जिसका नाम था प्रभावती, ठीक है, तो प्रभावती की शादी वाकाटक वंश का एक राजा था रुद्रसेन। रुद्रसेन ये वाकाटक वंश का राजा था। ठीक है, वाकाटक वंश का एक राजा था रुद्रसेन, इसके साथ में अपनी बेटी प्रभावती की शादी करवा दी। तो गुप्तों के वाकाटक वंश के राजाओं के साथ में बढ़िया रिलेशन हो गए। अब देखो मैं आपको चंद्रगुप्त सेकंड के कुछ मिशन बता देता हूं, जैसे कि मैंने समुद्रगुप्त के विजय अभियान आपको बता रखे हैं। ठीक है,
तो देखो मिशन एक बार पढ़ते हैं अपन चंद्रगुप्त सेकंड के। देखिए शक नरेश, शकों का एक राजा था, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के मिशन पढ़ रहे हैं। शकों का एक राजा था, क्या नाम था उसका? रुद्रसेन, रुद्र सिंह थर्ड, रुद्र सिंह थर्ड। इसको हरा दिया था किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों भारत में शकों का अंत हो गया, शक वंश का अंत हो गया इस समय, ठीक है। और शकों के पास में कौन कौन से इलाके थे, कहां पर शासन करते थे शक वंश? ध्यान देना, गुजरात के जो इलाके थे ना, काठियावाड़, वहां पर ये लोग रहते थे, ठीक है। इसके अलावा शकों के पास में मध्य प्रदेश का जो बीच वाला हिस्सा है मालवा, वहां पर भी शासन कर रहे थे। और दोस्तों काठियावाड़ और मालवा को चंद्रगुप्त सेकंड में अपने साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि शकों को हरा दिया तो इनके इलाके भी गुप्त राजाओं के हो गए। ये बात हमें कहां से पता चलती है? मध्य प्रदेश में एक जिला है सांची, सांची से मिला है, सांची का अभिलेख, ठीक है। और सांची के अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड वो पूरे इलाकों पर, यानी कि जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, हाँ बिल्कुल सांची का स्तूप वहीं पे है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सारे ही इलाकों पर उसके कंट्रोल करने की इच्छा थी, ऐसा लिखा है सांची का अभिलेख। मतलब चंद्रगुप्त सेकंड है वो भी एक महत्वाकांक्षी राजा हुआ करता था। चंद्रगुप्त सेकंड को दोस्तों एक उपाधि मिली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सकारी विक्रमादित्य, सकारी विक्रमादित्य, ठीक है। ये एक टाइटल है या आप उपाधि भी इसको कह सकते हो। इस उपाधि का क्या मतलब हो? हर उपाधि का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। शकों का संहारक, शकों को मारने वाला, शकों का विनाशक, शकों का संहारक, मतलब शक है वो इनसे डरा करते थे चंद्रगुप्त सेकंड से। तो सकारी विक्रमादित्य भारत के इतिहास में किस राजा की उपाधि है? चंद्रगुप्त सेकंड की। अब देखो दिल्ली में एक स्थान है मेहरौली नाम से, ठीक है, आपने सुना होगा मेहरौली। मेहरौली का एक लौह स्तंभ काफी फेमस है, ठीक है, लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ, ठीक है। उस पर क्या लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त सेकंड इतना ताकतवर राजा था कि उसने सिंधु नदी को पार करके, मतलब सिंधु नदी में जो छोटी छोटी 7 नदियां बहती है उन इलाकों को पार करके, ठीक है, सिंधु नदी के पार एक वंश शासन करता था जिसका नाम था बैक्टीरिया वंश। बैक्टीरिया वंश ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शासन किया करता था और सिंधु नदी के उस पार था, मतलब काफी दूर था, हजारों किलोमीटर दूर। बैक्टीरिया वंश को भी हराया है दोस्तों, इतना ताकतवर था चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। इसके अलावा बंगाल के जितने भी इसके दुश्मन थे, बंगाल के शत्रुओं को भी हरा दिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कालिदास का एक नाटक है जिसका नाम है रघुवंशम, आपने सुना होगा रघुवंशम। तो रघुवंशम में एक कैरेक्टर रहता है, पात्र रहता है जिसका नाम है रघु। रघु भी एक साहसी व्यक्ति था। तो कालिदास का जो नाटक है रघुवंशम, उसमें एक कैरेक्टर रघु की तुलना चंद्रगुप्त सेकंड के साथ में की गई है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही बहादुर थे। अब दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने दरबार में विद्वानों को जगह दी, ठीक है, कवियों को, चित्रकारों को, इनको सबको जगह दी थी। और अगर बात करें कि कब तक इसका शासन रहा था भारत में, 415 से 16 ईस्वी तक ये भारत में शासन करता रहा। अब देखो चीन का एक यात्री था फाइयान, फाइयान, चीन के जो कई यात्री थे फाइयान, हैनसांग, ये भारत आते रहते थे। हैनसांग कब आया था? राजा हर्षवर्धन के टाइम पर। और फाइयान ये भी आपको पता होगा 4वीं सदी में आया था, ठीक है। तो फाइयान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में, मतलब वो भारत जितने भी दिन रहा, तो उसने बताया कि चंद्रगुप्त सेकंड का जब शासन काल चल रहा था तो भारत की जनता है वो बड़े आनंद में रहा करती थी, ठीक है। मतलब जनता की समस्या को सुना करता था चंद्रगुप्त सेकंड, न्यायप्रिय एक राजा था, ठीक है, और परोपकारी राजा भी था। तो बड़े आनंद के साथ में, बड़े खुशी के साथ में भारत की जनता रहती थी चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में। चंद्रगुप्त सेकंड एक महानतम राजा हुआ है, इसने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। और चंद्रगुप्त का शासनकाल 415 ईस्वी तक खत्म हो गया था। इसके बाद में भारत का राजा कौन बना? गुप्तों का राजा कुमारगुप्त फर्स्ट। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय का
एक बेटा था कुमारगुप्त फर्स्ट, वो बन गया, ठीक है। मतलब ये जानकारी हमें कहाँ से पता चलती है? बिलसाड़ का अभिलेख, बिलसाड़ का अभिलेख, तो वहां से पता चलती है। इसके अलावा दोस्तों फैजाबाद से भी अभिलेख मिले हैं। मंदसौर ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, मंदसौर, मंदसौर। इसके अलावा दोस्तों दामोदरपुर का ताम्र तस्तरी अभिलेख, यानी कि तांबे की कुछ पट्टियां मिली हैं, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में कौन राजा बना? कुमारगुप्त फर्स्ट। देखो और याद नहीं रखना अपने को, और बस ये याद रखना है कि इसने अश्वमेध यज्ञ का वो आयोजन करवाया था ना, कि मतलब ब्राह्मणों को बुला के, मतलब एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और वो घोड़ा जहां तक जाता था वो इलाका उस राजा का होता था। अगर कोई घोड़े को रोक लेता है तो जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवा रहा राजा वो उससे लड़ता था, ठीक है। तो अश्वमेध का आयोजन करवाया था। और कुमारगुप्त के टाइम पर मगध एवं बंगाल और गुजरात तक इलाके गुप्तों के पास में थे। गुजरात, बंगाल और मगध के इलाके गुप्तों के पास में थे, ठीक है। और कुमारगुप्त के भी दोस्तों वाकाटक वंश के राजाओं के साथ में बढ़िया संबंध थे। तो बस इतना ही याद रखना है कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में। मिट जाता है, उनको कोई याद नहीं रखता, ठीक है। जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, उन्हीं का नाम इतिहास में याद रखा जाता है। तो स्कंदगुप्त अंतिम ताकतवर राजा था गुप्तों का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी बना और संभवतः गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने पुष्यमित्रों के साथ में संघर्ष किया। दोस्तों पुष्यमित्रों का शासन कहाँ पर चल रहा था इस समय भारत में? तो स्कंदगुप्त की पुष्यमित्रों के साथ में संघर्ष करना पड़ा। और दोस्तों स्कंदगुप्त के टाइम पर भारत में हुणों का आक्रमण, एक विदेशी जनजाति थी, बर्बर जनजाति थी, हुण। तो हुणों का लगातार अटैक हो रहा था स्कंदगुप्त के टाइम पर, ठीक है। लगातार दोस्तों युद्ध लड़े स्कंदगुप्त ने हुणों को भगा दिया था, ठीक है, भारत की सीमा से बाहर भगा दिया था। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि ज्यादा दिनों तक अगर कोई राजा युद्ध लड़ता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोस्तों सैनिक भी मारे जाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं युद्ध में। और दोस्तों ये पता कैसे चलता है कि इस स्कंदगुप्त के समय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, पैसे कम पड़ गए थे? क्योंकि सोने के जो सिक्के मिले स्कंदगुप्त के, उनसे पता चलता है। पहले के जो सिक्के हुआ करते थे समुद्रगुप्त, ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर उन सिक्कों में सोने की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा होती थी, ठीक है, गोल्ड की मात्रा काफी ज्यादा होती थी। लेकिन दोस्तों जब हुणों का आक्रमण भारत में हुआ तो ये सोने की जो मात्रा है ये कम हो गई सिक्कों में। तो इससे क्या समझोगे भाई? सोना अगर कम मिला रहे हो सिक्कों में, इसका मतलब है कि आपके पास में अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, आपके पास में पैसे नहीं है, ठीक है, राइट। तो देखो गुप्त वंश का एक अंतिम शासक था ये समुद्रगुप्त। और देखो इसने एक बढ़िया काम ये किया था कि एक झील जो कि टूट फूट चुकी थी उसका जीर्णोद्धार करवाया था, उसकी रिपेयरिंग करवाई थी। उस झील का नाम आपको याद रखना, कई एग्जाम में एमसीक्यू टाइप के सवाल आते हैं। सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की रिपेयरिंग किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त के टाइम पर हुई थी सुदर्शन झील की रिपेयरिंग। और इसका एक मंत्री था, इस मंत्री का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, पर्णदत्त। इसका एक मंत्री था पर्णदत्त, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही सुदर्शन झील की मरम्मत हुई और पर्णदत्त ने इसकी मरम्मत की थी। देखो स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त शासक कौन कौन से थे ये बहुत काम के नहीं है, क्योंकि अयोग्य शासक थे दोस्तों, जैसे कि बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त सेकंड, विष्णुगुप्त, ठीक है, और कुमार गुप्त सेकंड। तो ये सब राजा अयोग्य राजा थे दोस्तों, ठीक है। तो 550 ईस्वी तक गुप्तों का शासन चलता रहा। गुप्तों का शासन कब तक चलता रहा? 550 ईस्वी तक। उसके बाद में उत्तर गुप्त काल पढ़ते हैं जिसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, पता चला गया। अब समुद्र स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का लगातार विघटन हो रहा था, यानी कि टूट रहा था। तो ऐसा क्या कारण था? देखो पहले तो हुणों का आक्रमण, कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम से ही भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी उस पर हुणों ने लगातार आक्रमण करना चालू कर दिया। और दोस्तों हुणों को भगाया भी गया, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया और स्कंदगुप्त जीत तो गया था, लेकिन दोस्तों अर्थव्यवस्था है वो काफी चौपट हो गई थी। तो पहला कारण आप ये लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद में और भी कारण यहाँ पर दे रखे हैं आपकी किताब में, जैसे कि प्रशासनिक कमजोरियां। प्रशासनिक कमजोरियां, देखो कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले पॉइंट में। हालांकि इस समय में उनके आक्रमणों को निष्क्रिय कर दिया गया। निष्क्रिय का मतलब हुणों को भारत से बाहर भगा दिया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। लेकिन दोस्तों जब 5वीं शताब्दी का अंत हुआ तो हुणों का एक सरदार था तोरमण। हुणों का एक सरदार था तोरमण, राइट, तोरमण नाम था। और तोरमण का जो बेटा मिहिरकुल था, देखो तोरमण कौन था, हुणों का एक राजा था। तोरमण का बेटा कौन था, मिहिर कुल। मिहिर कुल, दोस्तों गुप्तों के कई इलाकों पर इन लोगों ने शासन करना प्रारंभ कर दिया था हुणों ने। ये कारण थे गुप्त वंश के पतन के। दूसरा कारण था प्रशासनिक कमजोरियां। देखो प्रशासनिक कमजोरी क्या मतलब है कि स्कंदगुप्त तक बढ़िया प्रशासन चल रहा था, लेकिन उसके बाद में अयोग्य शासक आना चालू हो गए थे, तो उन्होंने प्रशासन की सुध बुध नहीं ली, ठीक है। जितना काम करना चाहिए था अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में सामंजस्य नहीं रहा, तो गुप्त वंश लगातार पतन की तरफ आगे बढ़ता चला गया। और दोस्तों जो सामंत सरदार थे, यानी कि मैंने आपको कहा है कि कुछ इलाके वो भेंट देते थे, इलाके के राजा भेंट दे, जैसे कि पंजाब का जो मद्रक कबीला था, और भी नाम बताए थे जैसे कि अभीर कबीला, योधे कबीला, नेपाल, मालवा। यहाँ के जो राजा थे ना, वो गुप्तों को भेंट नजराना देते रहते थे, ठीक है, क्योंकि वो अधीनता स्वीकारते थे, सब कहना मानते थे गुप्तों का। लेकिन दोस्तों अगर गुप्तों का जो राजा है वही अयोग्य राजा हो जाएगा, तो ये जो सामंत सरदार थे या फिर छोटे छोटे जो राजा थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे, ठीक है, और नजराना भेंट देना बंद कर देंगे। तो इसकी अर्थव्यवस्था भी प्रभाव पड़ रहा है। और दोस्तों क्षेत्रीय शक्तियां लगातार ताकतवर हो रही थी। तो गुप्तों के वंश के पतन के कारण आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी है कि ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा जमीनें दी गई गुप्त वंश के राजाओं ने। इन ब्राह्मणों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक जो शक्ति थी वो मजबूत कर ली है, ठीक है, और इन्होंने भी मतलब विघटन में भूमिका निभाई। तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है समुद्रगुप्त के विजय अभियान 20 नंबर का, और ये भी आ भी चुका है, ठीक है। उसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड, और उसके बाद में तीसरा सवाल है यहाँ से गुप्तों के पतन के कारण। ओके तो सर। दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। मैंने जो इंपॉर्टेंट सवाल बताए वो भी याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।